नमस्कार निवेशकों, इंडियन इन्वेस्टर ऑफ द ईयर के इस बजट अंक में आपका हार्दिक अभिनंदन। तो जैसा हमने पिछले अंक में आशा जताई थी, मिडिल क्लास पर माँ लक्ष्मी की भरपूर कृपा इस बार बजट में देखने को मिली है। तो बजट की हाइलाइट्स पर आज चर्चा करेंगे और ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से हमारे बाजार आने वाले समय में बजट से क्या क्यूज लेंगे। तो जैसा कि हमने इस बजट का एक निचोड़ जो मैं कहूँ तो इट्स अ डिस्गाइज्ड पॉलिटिकल बजट। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि ये तो अभी इस सरकार का, नई सरकार चुने जाने के बाद 1 साल के अंदर ये दूसरा बजट है। तो पॉलिटिकल बजट तो आने वाले इलेक्शंस की तैयारी से पहले होता है, लेकिन अगर आप इसका परिप्रेक्ष्य देखें तो आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। और मिडिल क्लास जो है इस बजट का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है, लेकिन बाय डिफॉल्ट। तो कैसे ये एक पॉलिटिकल बजट है? आप बजट स्पीच में, वित्त मंत्री के भाषण में, कोई 1.25 घंटे के भाषण में आपने 9 बार बिहार का उच्चारण सुना। तो क्योंकि इस वर्ष बिहार में भी स्टेट इलेक्शंस होने हैं और दिल्ली विधानसभा के चुनाव इसी सप्ताह में होने वाले हैं। तो क्योंकि आचार संहिता के चलते हुए दिल्ली का नाम नहीं लिया जा सकता था, तो एक तरह से डिस्गाइज्ड, परोक्ष रूप से बजट में मिडिल क्लास को बेनिफिट मिले हैं। ज़रूर इसका हम श्रेय सरकार को देंगे, क्योंकि ये जो एनॉमली थी जो पिछले 10 वर्ष से, या यूँ कहें कि 11 बजट में जो मिडिल क्लास से तपस्या करवाई गई, तो 12वें बजट में आके मिडिल क्लास को वो कुंभ का स्नान करने का आनंद मिल रहा है। और ये कोई छोटे मोटे रिलीफ नहीं है। अगर हम इनकम टैक्स की बात करें तो न्यू टैक्स रिजीम में जो छूट की सीमा है सीधा 7 लाख से बढ़ाकर 12 लाख कर दी गई है। तो ये बहुत ही ये डायनेमिक स्टेप है। हम कोई भी कारण इसके पीछे रहे हों, सरकार को इसके लिए हम बधाई अवश्य देंगे। लेकिन अभी स्टॉक मार्केट ने क्यों बजट को ऐसा ठंडा रिस्पांस दिया? तो उसके भी कई कारण हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उसका एक सबसे बड़ा कारण तो यही है कि वित्त मंत्री ने ये छूट तो दे दी, लेकिन साथ ही एक और अनाउंसमेंट भी की कि इसी सप्ताह में वो नया इनकम टैक्स बिल लेकर आ रही हैं, जिसे डायरेक्ट टैक्स कोड का नाम दिया गया है, जो अभी तक चल रहे आईटी एक्ट 1961 के आईटी एक्ट को रिप्लेस करेगा। तो बाजार ये देखना चाहेगा कि उसमें कोई बड़े सरप्राइजेस तो नहीं है, इसीलिए बाजार बड़ा फूंक फूंक कर अभी कदम रख रहा है। 2025 का बजट अगर हम यूं कहें तो एक ये यू टर्न है सरकार के द्वारा इन्वेस्टमेंट बेस्ड डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी से एक कंजम्पशन बेस्ड मॉडल की ओर जाते हुए। तो इस बार हमने देखा कि इनकम टैक्स में रिलीफ देने का जो मुख्य कारण था वो यही था कि डिमांड साइड जो इकोनॉमी की है बहुत कमज़ोर पड़ गई थी। तो अगर आप देश में माल प्रोड्यूस कर रहे हैं, आपके पास एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटीज़ बड़ी लिमिटेड हैं, तो उसकी माल की खपत करने के लिए परचेजिंग पावर बढ़ाना बहुत आवश्यक था। तो इसी के लिए इनकम टैक्स में ये जो बदलाव हुए हैं, इसके कारण प्रत्येक इनकम टैक्स देने वाले शख्स को 30,000 से लेकर 1,10,000 का उसकी जेब में एडिशनल पैसा जाएगा। और ये पैसा
कुछ लोग इससे कार खरीदेंगे, घर खरीदने में इस्तेमाल करेंगे ताकि उनकी ईएमआई कम हो सके, कुछ इलेक्ट्रिकल गैजेट्स खरीदेंगे, कुछ एंटरटेनमेंट पर जाएगा। तो इसीलिए जो कंजम्पशन सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर को इससे सबसे बड़ा फायदा होगा और धीरे धीरे सरकार को भी लॉन्ग रन में देखा जाए तो इससे फायदा ही होगा, क्योंकि जो कुछ भी ये खर्चा करेंगे ये लोग, यानी ये हमारे हिसाब से तो जो सरकार के ही आंकड़े हैं कि लगभग 3.5% लोग ही एक्चुअल में इनकम टैक्स देते हैं। तो यूँ समझाया है तो इनकम टैक्स देने वाले कुल लोगों की तादाद आप माने तो 14-15 करोड़ होती है, क्योंकि अगर एक व्यक्ति टैक्स देता है तो उसका इफेक्ट उसके पूरे परिवार पर पड़ता है। माने अगर एक परिवार में 4-5 लोग हैं तो ये जो सरकार ने ये खुशियां बांटी हैं ये 15 करोड़ लोगों तक आगे जाएंगी, एंड इट इज़ अ वेरी पॉलिटिकली करेक्ट स्टेप टू बी टेकन। इनडायरेक्ट टैक्सेस, अब सरकार चाहती है कि जो बजट से उसकी इनकम आती है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस से ज़्यादा है। इसी तरह से हमने देखा कि अभी जीएसटी कलेक्शन के जनवरी के आंकड़े आए तो 15% का उछाल है दिसंबर से। तो आने वाले समय में डायरेक्ट टैक्सेस यानी इनकम टैक्स की बदौलत जीएसटी और इनडायरेक्ट टैक्सेस का अनुपात बजट में बढ़ने की संभावना है। दूसरी ओर जो स्टॉक मार्केट ने थोड़ा सा इनिशियल नेगेटिव रिएक्शन दिया, स्टॉक मार्केट उम्मीद कर रहा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार दिल खोलकर पैसा खर्चेगी, तो इस बार जो सबसे बड़ा जो एक कटौती की गई है वो इसी दायरे में की गई है, यानी जो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो पिछले वर्ष 11.1 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया था पिछले बजट में, उसमें से सरकार अपना पूरा इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाई है और उसका जो खामियाजा है वो बाजार को भुगतना पड़ा है। और अब रिवाइज्ड एस्टिमेट्स आ गए हैं कि सन 2024-25 जो मार्च में समाप्त होगा उसमें कुल 10.2 लाख करोड़ का ही कैपेक्स एक्सपेंडिचर होगा, और यही मार्केट को पसंद नहीं आया है। और जो रिवाइज्ड एस्टिमेट किए गए हैं वो भी 11.21 लाख करोड़ किए गए हैं जो आने वाले बजट में है। बाजार को उम्मीद थी कि ये 12 करोड़ से ऊपर जाएगा। तो इसी कारण से आपने देखा कि कल बाजार ने थोड़ा सा ठंडा रेस्पॉन्स दिया है। और अगर हम इसमें आगे देखें तो डिफेंस बजट लगभग पिछले वर्ष की तरह स्टैग्नेंट रखा गया है, और हमने बजटरी स्पेंडिंग एग्रीकल्चरल और रूरल डेवलपमेंट और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पर उसमें भी कटौती होती हुई देखी है। इसी तरह से एजुकेशन और हेल्थ के बजट में भी थोड़ी कटौती नज़र आती है। रेलवे के बजट में इंक्रीज़ है, लेकिन वो माइनर इंक्रीज़ है जो कहा नहीं जा सकता कि वो इंक्रीज़ है, क्योंकि मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन भी इस दौरान बढ़ी है। अगर आप उतना ही बजट बढ़ाएंगे तो वो माना जाएगा कि वो स्टेटस क्वो है। तो इसी कारण से बाज़ारों को ये स्टेप अच्छा नहीं लगा है, परंतु धीरे धीरे बाज़ार इसको जब एनालिसिस करेगा, हजम करेगा, तो बाज़ार को समझ आएगा कि आने वाले समय में जब कंजम्पशन बढ़ेगा तो सभी कंपनियों को फ़ायदा होगा और बाज़ार इसका संज्ञान लेगा। और हमें लगता है कि आने वाले समय में बाज़ार ने जो एक रिसेंटली लो बनाया है 22,800 का, वहाँ से ऊपर की ओर का ही रुझान देखा जा सकता है। इकोनॉमिस्ट का तो ये मानना था कि कंजम्पशन को बढ़ावा सरकार को अपनी प्राथमिकता रखनी चाहिए थी। चलिए, देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि उसका एक प्रमुख कारण है कि सरकार ने जो डेट बेस्ड डेवलपमेंट का मॉडल चुना, अब उसमें और कर्ज लेने की गुंजाइश नहीं बची है। भारत का कुल कर्ज जो आज बढ़कर के जीडीपी का 81% तक पहुंच चुका है। अगर हम एब्सोल्यूट टर्म्स में देखें तो 2013-14 में 49 लाख करोड़ का भारत का टोटल डेट था,
जो 24-25 में उम्मीद है कि बढ़कर 200 लाख करोड़ से ऊपर पहुंच चुका है, यानी 4 गुना उसमें बढ़ोतरी हुई है। तो देश को इसकी बहुत बड़ी एक कीमत चुकानी पड़ सकती है आने वाले समय में, यदि हम अपने यहाँ की खपत को कंज्यूम ना करें, क्योंकि हमारे पास एक्सपोर्ट्स की गुंजाइश बहुत कम है। हालांकि मेक इन इंडिया का बहुत बड़ा प्रचार किया गया, लेकिन आंकड़े कुछ और ही बयान करते हैं। भारत का शेयर वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग में 2014 में 2.3% था, जो मेक इन इंडिया के बावजूद 2024 में 2.8% तक ही पहुंचा है। तो ये एक बहुत चिंता का विषय है। हमें प्रयास करने होंगे कि हमारा जो एक्सटर्नल डेट है वो ज़्यादा ना बढ़े और एक्सपोर्ट्स में आने वाले समय में बढ़ोतरी हो। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट से हमारा जितना एक्सपोर्ट्स है वो मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट्स ना होते हुए सर्विसेज एक्सपोर्ट से ही हम अपने जो बजट को बैलेंस कर पाते हैं। इस तरह की स्थिति बनी हुई है। तो यही कारण था कि सरकार के पास और कर्ज लेने की गुंजाइश नहीं थी, तो उसको कटौती करनी थी। और जो वर्ल्ड में एनालिस्ट हैं या वर्ल्ड बैंक है, उनको एक सही सिग्नल देने के लिए अपने करंट अकाउंट डेफिसिट पर भी काबू रखना था। तो जो हमारा 4.5% का जो एम था, सरकार ने इस बार उसे पूरा करने की ठान ली है। और जो करंट अकाउंट डेफिसिट चालू वित्त वर्ष यानी 24-25 के लिए है, वो कम करके 4.8% पर रखा गया है, और 25-26 के लिए यह आंकड़ा 4.4% पर रखा गया है, ताकि हमारे रुपी पर जो डिवैल्यूएशन का खतरा मंडरा रहा है वो कम हो। रुपी स्टेबलाइज होगा तो उसका हमें फ़ायदा मिलेगा, फॉरेन इन्वेस्टर्स वापस आएंगे, और हमें जो कर्ज लिया हुआ है हमने, उसमें से कुछ कर्ज फॉरेन करेंसी में भी है, उसको पे करने में हमारा उसका जो इंटरेस्ट बर्डन है वो भी कम होगा। तो इस स्टेप में ये सही दिशा में उठाया गया एक कदम है। यदि हम स्टैंड अलोन इस बजट को अगर मैं मार्क्स देना चाहूँ तो 10 में से 8 दूंगा, लेकिन चूंकि सरकार ने भूतपूर्व में पिछले 10 सालों में बहुत सी गलतियां की हैं, डेट बर्डन इतना बढ़ा दिया है, और उसको कम करने के लिए अब सही दिशा में बढ़ रहे हैं। तो अगर हम पूरे परिप्रेक्ष्य में देखें तो इस बजट प्रक्रिया को शायद 10 में से 6 नंबर दिए जा सकते हैं। स्टॉक्स के बारे में जानना चाहें तो आप हमारा पिछला अंक देख सकते हैं। यहाँ मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। बजट के बाद उनमें से कुछ सेक्टर्स को नेगेटिव एक बाजार ने थम्स डाउन दिया है, जिसमें रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टॉक्स कल के सत्र में नीचे गए हैं। बाकी सब स्टॉक्स आपने अगर उनमें निवेश किया है तो उनमें बने रहें, और आगे आने वाले समय में, क्योंकि अब ये बाजार जो है बाय ऑन डिक्लाइन का बाजार बन गया है। हमें नहीं लगता कि जो अभी रिसेंट लोज हमने 22,700 22,800 के बीच में देखे थे, वहाँ से अब बाजार की ट्रेजेक्ट्री लॉन्ग रन में ऊपर की तरफ ही रहेगी। तो रेलवे के कुछ जो स्टॉक्स थे, इरकॉन टेक्समैको रेल, और इंफ्रास्ट्रक्चर में एफकॉन इंफ्रा, जीएमआर इंफ्रा और जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, ये स्टॉक्स नीचे आए हैं, लेकिन लंबी अवधि के लिए आप इनमें निवेशित रह सकते हैं क्योंकि रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। आपसे एक निवेदन, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आज का कंटेंट अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, और बजट के बारे में आपके कोई कमेंट्स हों तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। ये सप्ताह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जैसे हमने आपको शुरू में बताया, डायरेक्ट टैक्स कोड की जो उसको टेबल किया जाएगा पार्लियामेंट के सामने, वो शायद दिल्ली के इलेक्शन के बाद थर्सडे या फ्राइडे को होगा, और थर्सडे या फ्राइडे को ही आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आएगी, और बजट ने दिशा निर्देश सेट कर दिए हैं। और उम्मीद है कि इस बार
रेट कट भारत में उसकी शुरुआत हो सकती है। एक 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट अगर आ जाता है तो फिर जो रेट सेंसिटिव स्टॉक्स हैं, ऑटोमोबाइल्स, बैंकिंग आदि, उसमें उछाल देखा जाएगा। फिलहाल के लिए जैसे हमने उम्मीद की थी कि अभी बाजार 24,000 निफ्टी पर जाने का पूरा दमखम रखता है, और यदि आने वाले स्टेप्स पॉजिटिव रहे तो हमें पूरी उम्मीद है कि 24,500 तक भी निफ्टी जाएगा। वहाँ पर आप रिव्यू कर सकते हैं और कुछ प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। इसके साथ ही इतना ही, अगले अंक में मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।